डियर स्टूडेंट्स, इससे अगले वाले लेक्चर में हम लोग ने त्रुटियों का वर्गीकरण किया था और उन त्रुटियों के बारे में जाना था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे विलयन और उसकी सांद्रताओं के बारे में। तो विलयन तो हम जानते हैं कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं या तो गैस प्रावस्था में होती हैं या तो विलयन अर्थात द्रव की अवस्था में होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अतः क्रियात्मक पदार्थों को जब विलयन के रूप में लिया जाता है, यानी कि जो अभिकारक होते हैं उन्हें विलयन के रूप में लिया जाता है, तो स्टोइकियोमेट्रिक गणनाओं के लिए विलयनों का साधारण ज्ञात होना आवश्यक है। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक शब्द आगे आपके लिए ये एक टॉपिक है। फिलहाल आप इतना जानिए कि स्टोइकियोमेट्री किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो क्रियात्मक पदार्थों को जब विलयन के रूप में लिया जाता है तो स्टोइकियोमेट्रिक गणनाओं में के लिए विलयन का साधारण ज्ञात होना आवश्यक है। तो विलयन दो अथवा अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ये आप जानते हैं कक्षा 11वीं से, जिनके साधारण कुछ सीमाओं के अंदर निम्न होते हैं। विलयन में दो अवयव हैं, तब द्विआंगी विलयन कहते हैं हम उसे। यदि किसी विलयन में दो अवयव हों तो उसे द्विआंगी विलयन कहते हैं। यदि किसी विलयन में तीन अवयव हो तो उसे त्रिआंगी विलयन कहते हैं। जैसे कि जल हो गया, जल में हमने चीनी डाल दिया, चीनी के बाद उसमें नींबू डाल दिया, तो ये तीन अवयव हो गए, यानी कि वह त्रिआंगी विलयन है। यदि उस जल में हम चीनी बस डालें तो वह द्विआंगी विलयन बस कहलाएगा। तो विलयन में दो अवयव होते हैं जब द्विआंगी विलयन कहलाता है। द्विआंगी विलयन में जो अवयव छोटे भाग में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, तथा जो अवयव अधिक भाग में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। ये आप जानते हैं। तो विलयन में उपस्थित विलेय एवं विलायक की आपेक्षिक मात्रा को विलयन के साधारण के पद में दर्शाते हैं। तो विलयन में उपस्थित विलेय एवं विलायक की आपेक्षिक मात्रा, यानी कि उनकी अलग अलग मात्राएं कितनी हैं, को हम विलयन के साधारण के पदों में दर्शाते हैं। विलयन के साधारण को दर्शाने के अनेक प्रकार होते हैं, उनमें से कुछ प्रकारों का आगे वर्णन किया जा रहा है। तो विलयन के साधारण के लिए प्रथम पद जो है ना वह शक्ति के रूप में आता है। शक्ति, स्ट्रेंथ। विलयन के 1 लीटर डेकामीटर क्यूब में उपस्थित विलेय के ग्रामों में मात्रा होती है, यानी कि पूरा एक विलयन है उसके 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा होती है। 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने ग्राम में मिले हुए हैं भाग, उसे शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है ग्रामों में विलेय की मात्रा, यानी कि विलेय की मात्रा दी गई होगी या तो हमें ज्ञात करनी होगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ग्राम में विलेय की मात्रा बटे विलयन का लीटर में आयतन। तो यहाँ पर जो ग्राम में मात्रा निकलेगी ना, तो आपने शायद पहले पढ़ा होगा मोलर द्रव्यमान या फिर मोलर आयतन। तो मोलर द्रव्यमान वह होता है कि एक मोल परमाणुओं की संख्या को, एक मोल परमाणुओं के द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं, या फिर हम कहते हैं एक मोल अणुओं के द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसी प्रकार से मोलर आयतन होता है एनटीपी पर। किसी गैस के 1 मोल का आयतन उसे हम कहते हैं मोलर आयतन, और वह हमेशा होता है गैस का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर। तो इस प्रकार से मोलर द्रव्यमान को ग्राम में निकाल लेते हैं और मोलर आयतन को लीटर में लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राम में विलेय की मात्रा निकालने के लिए आपको उसका मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। तो अतः सांद्रण की इकाई ग्राम प्रति लीटर इनवर्स अथवा ग्राम
प्रति डेकामीटर का होल माइनस का 3 होल टू दी पावर -3। उदाहरण के लिए यदि 5 ग्राम विलेय 100 ml विलयन में घुला हुआ है, यहाँ पर 5 ग्राम विलेय 100 ml में घुला हुआ है, तो शक्ति होगी उसकी 5/100, यानी कि विलेय की मात्रा बटे विलायक का लीटर में आयतन। तो यहाँ पर मिलीलीटर है, अब हम इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100/1000 लीटर, तो हम इसे 1000 से भाग दे देंगे। तो फिर इसको हल करने पर जो जवाब आएगा 50 ग्राम लीटर इनवर्स। अब सेकंड है प्रतिशत, सेकंड का ए है प्रतिशतता, परसेंटेज इन ग्राम। यदि किसी विलयन के निश्चित आयतन में विलेय की मात्रा ज्ञात हो तो उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर या प्रतिशतता में दर्शा सकते हैं। प्रतिशत भार में द्रव्यमान प्रतिशत। अब प्रतिशत, तो यदि किसी विलयन के निश्चित आयतन में विलेय की मात्रा ज्ञात हो तो उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर या फिर प्रतिशतता में दर्शा सकते हैं। किसी विलयन में विलेय की मात्रा ज्ञात हो तो हम उसे ग्राम प्रति लीटर में दर्शा सकते हैं। उसकी नंबर फर्स्ट विधि है प्रतिशत भार में द्रव्यमान प्रतिशत, W/W। किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के ग्रामों में भार को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में विलेय के कितने भार ग्राम में उपस्थित हैं उसे हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ पर द्रव्यमान और द्रव्यमान के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर, इसीलिए द्रव्यमान प्रतिशत हम इसे कहेंगे। तो यदि W ग्राम विलयन में स्मॉल w ग्राम विलेय के घुले हुए ग्राम में मात्रा है तो भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलेय का भार गुणित 100 बटे विलेय का भार के लिए विलायक का भार, पूरे विलायक का भार। तो इस प्रकार से ये उसका सूत्र हो गया किसका, द्रव्यमान प्रतिशत का। यदि आपको दिया गया है कि किसी विलयन की ग्राम में मात्रा दी है तथा विलेय की ग्राम में मात्रा दी है तो आप उसमें निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। तो आपको इस फॉर्मूले में मान रखना है और आपको ज्ञात कर लेना है। तो द्विआंगी विलयन में दो घटक A एवं B के A का द्रव्यमान प्रतिशत, तो A का भार गुणित 100 और यहाँ पर टोटल विलायक का भार लिख देंगे, यानी कि विलायक में जो कंपोनेंट्स उपस्थित होंगे ना उसे हम उसका टोटल से हम भाग दे देंगे। अब B का द्रव्यमान, तो यहाँ पर B लिखना था, यहाँ पर A हो गया है। तो B का द्रव्यमान प्रतिशत, तो B का हम विलेय B का भार लेंगे, उसे गुणित 100 करेंगे और होल विलायक का भार कर देंगे। अब सेकंड है प्रतिशतता आयतन, आयतन प्रतिशत, यानी कि हमें आयतन में ही आयतन की घुली हुई मात्रा ज्ञात करनी है। तो इसे प्रति इकाई आयतन के रूप में दर्शा सकते हैं। प्रति इकाई यानी कि उसके प्रति एक भाग में, छोटी सी 1 ग्राम भाग में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है। यदि W ग्राम विलेय V लीटर आयतन में घोला हुआ है तब विलयन का सांद्रण W/V, यानी कि विलेय की मात्रा और पूरे विलयन का आयतन, और इसे हम भाग दे देंगे, इसकी ग्राम प्रति लीटर होगा। तो विलेय का प्रतिशत आयतन यानी कि आयतन प्रतिशत, तो विलेय का आयतन गुणित 100 बटे विलयन का होल आयतन। यहाँ पर जैसे कि हमने द्रव्यमान के बारे में लिया था, अब वही हमें यहाँ पर विलेय को आयतन के रूप में लेना होगा और विलयन को भी हमें आयतन में लेना होगा, और जो हम निकालेंगे इस मान उसे हम कहते हैं आयतन प्रतिशत। तो विलेय का आयतन, विलेय का पूर्ण आयतन लिखना, विलेय का पूर्ण आयतन
तो अब द्विआंगी विलयन में दो घटक A एवं B के लिए कोई विलयन है, उसमें दो घटक उपस्थित हैं, एक A और दूसरा B। तो उसके लिए यदि हमें A का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमें A का कितना आयतन उसमें घुला हुआ है उसकी मात्रा लिखनी होगी, उसे 100 से गुणा करना होगा और बटे में उस पूरे विलयन का भार या फिर आयतन को यहाँ पर लिख देंगे। तो और इसे हल कर देंगे तो जो आंसर निकलेगा उसे हम A का आयतन प्रतिशत कहेंगे। और इसी प्रकार से B का आयतन प्रतिशत, तो यहाँ पर हम विलेय V का आयतन लेंगे और उससे 100 से गुणा करेंगे और बटे में हम होल विलयन का आयतन यहाँ पर लिख देंगे और इसे भी सॉल्व कर देंगे तो हमें B का आयतन प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अब नंबर 3 है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। पहले हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था, द्रव्यमान में भाग देख रहे थे, और सेकंड में पढ़ा था हमने आयतन प्रतिशत यानी कि आयतन का आयतन में देखा था। अब यहाँ पर दे दिया है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि हमें आयतन में द्रव्यमान कितना घुला हुआ है ये ज्ञात करना है, द्रव्यमान के कितने प्रतिशत है। तो एक घटक का ग्राम में द्रव्यमान 100 सीसी विलयन में उपस्थित है, यानी कि एक घटक का ग्राम में द्रव्यमान 100 सीसी विलयन में उपस्थित है। ये सीसी बहुत सूक्ष्म इकाई होती है, तो उस विलयन में उपस्थित है। तो द्विआंगी विलयन के लिए जिसमें दो घटक उपस्थित हों के उसके लिए द्रव्यमान प्रतिशत होगा, तो विलेय का द्रव्यमान हम ग्राम में निकालेंगे या तो मिलीग्राम में निकालेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान गुणित 100 बटे होल विलयन का आयतन। तो हमें विलेय की ग्राम में ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है हमें, चाहे वो विलेय का, यहाँ पर केवल विलेय का ही द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पे A या B का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात नहीं होगा क्योंकि हमें होल विलयन में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ बताया गया है कि नंबर B का फर्स्ट पार्ट भाग ppm प्रति लीटर, यहाँ पर पार्ट्स प्रति मिलियन लिखा है, पार्ट प्रति मिलियन पढ़ेंगे। तो विलयन के द्रव्यमान के अनुसार विलेय के 10 लाख विलयन के भाग में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। यानी कि कोई विलयन दिया गया है, उसके 10 लाख भागों में हमें विलेय के द्रव्यमान को ज्ञात करना है और उसे हम कहते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। तो पार्ट प्रति मिलियन को ppm में हम दर्शाते हैं। तो ppm में यदि हमें निकालना हो तो विलेय का द्रव्यमान हम लिखेंगे, बटे में हम विलयन का द्रव्यमान लिखेंगे और उसे हम 10⁶ से गुणा कर देंगे तो हमें पार्ट्स पर मिलियन प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह भाग प्रति 1000 यानी कि पार्ट पर 1000 ppt कहलाता है। इसी तरह से हम भाग प्रति 1000 ज्ञात कर सकते हैं। पार्ट्स पर ppt कहलाता है, ये ppm है, ये ppt कहलाता है। अब इसी का बी का सेकंड यहाँ पर दिया गया है पार्ट प्रति बिलियन। अब पार्ट्स पर बिलियन निकालना है तो विलयन के द्रव्यमानुसार 10,000 लाख भाग में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को पार्ट्स पर बिलियन कहते हैं, यानी कि 10,000 लाख 10⁹ भागों में विलेय की कितने
विलेय के द्रव्यमान को हम पार्ट्स पर बिलियन कहते हैं। यहाँ पर पार्ट्स पर बिलियन हमें ज्ञात करना हो तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 10⁹ तो हम इसे गुणा कर देंगे और जो सॉल्व आंसर आएगा उसे हम पार्ट्स पर बिलियन कहेंगे। यहाँ पर एक ट्रिक दी गई है कि प्रतिशतता की उपरोक्त सभी विधियाँ सामान्यतः अनुपात हैं, इसीलिए इनकी कोई इकाई नहीं होती। यहाँ पर इनकी कोई इकाई नहीं दी गई है क्योंकि ये एक अनुपात में आज आएंगी। तो हमने प्रतिशतता के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे मोलरता या ग्राम अणुता, मोलैरिटी और ग्राम मॉलिक्यूलरिटी। तो किसी विलयन की मोलरता पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित होती है। यानी कि विलयन का 1 लीटर दिया गया है, उस 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल उपस्थित होते हैं उसे हम मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं, अर्थात मोलरता विलेय के मोलों की संख्या बटे लीटर में विलयन का आयतन। ये आपने पढ़े हैं 12th क्लास में और 11th क्लास में भी। तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इतनी डिटेल में हम इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। आप चाहे तो अपनी 12वीं की नोट्स में देख सकते हैं। पाठ 2 विलयन में इसकी अच्छे से जानकारी दी गई है, वहाँ से आप इसे पढ़ लीजिए, ये आपके लिए वहाँ से भी उपयोगी हो जाएगा। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें विलेय का ग्राम में भार बटे हमें विलेय का अणु भार निकालना होगा। हमें मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए विलेय का ग्राम में भार लिखना होगा, कितने ग्राम विलेय है, और उसे हम भाग कितना दे देंगे विलेय के अणु भार से, यानी कि मॉलिक्यूलर मास से हम उसे भाग दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि विलेय का ग्राम में भार दिया गया है 6 ग्राम और वह है CO2, तो हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन 16 में 2 का गुणा कर देंगे 32 और 12 2 दूनी 4, 3 और 1 4 तो 41। यहाँ पर हम 6/41 से इसका भाग दे देंगे, तो जो आएगा उसे हम क्या कह देंगे, मोल कह देंगे, मोल की संख्या हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब और फिर इस प्रकार से यहाँ पर मोलैरिटी इज इक्वल टू ग्राम में भार अपॉन अणु भार गुणित लीटर में विलयन का आयतन। तो यहाँ पर मोलों की संख्या में हमने यहाँ इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर ये ऊपर हो जाएगा ग्राम में विलेय का अणु भार, यहाँ पर आ जाएगा गुणित लीटर में विलयन का आयतन। तो मोलैरिटी बराबर WB हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणित विलयन का मिलीलीटर या फिर मिलीलीटर में आयतन। यदि आप मिलीलीटर में आयतन ले रहे हैं तो यहाँ पर 1000 का गुणा करना होगा, और यदि लीटर में ले रहे हैं तो ये नहीं आएगा, 1000 नहीं आएगा। तो मोलरता M को मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार से मोलरिटी, या फिर आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बटे विलयन का अणु द्रव्यमान। तो सामान्यतः विलयन जल में तैयार किया जाता है, किंतु विलायक कोई भी हो सकता है। विलयन तो जल में तैयार किया जा सकता है, किंतु विलायक कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार जब हम विलयन बनाते हैं तो सामान्यतः विलेय पदार्थ ठोस अवस्था में होता है, किंतु वह द्रव भी हो सकता है। यह ताप बढ़ाने से
घटती है। ताप बढ़ा यदि हम मोलरता की बात करें तो वे मोलरता ताप बढ़ाने से घटती है। इसकी इकाई ग्राम मोल प्रति लीटर होती है। इस प्रकार से मोलरता के बारे में पढ़ा। अब हम सेकेंड सांद्रता ज्ञात करने की विधि पढ़ेंगे, मोललता, मोलैरिटी। तो किसी विलयन की मोललता पदार्थ के मोलों की वह संख्या है जो विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित हो। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो इसमें मोलरता में बता रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक या फिर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम कहते हैं मोललता, और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इस मोललता यानी कि m इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। तो m इज इक्वल टू विलेय का ग्राम में भार, जैसे कि हमने वहाँ पर मोलों की संख्या में क्या लिया था, मोलों की संख्या में हमने क्या लिखा था, विलेय का भार बटे उसी विलेय का अणुभार। भाई उसका अणुभार भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो इन दोनों के भाग से हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हमने यही यहाँ पर पुट कर दिया। तो विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का मोलर भार गुणित विलायक का भार किलोग्राम में। तो m इज इक्वल टू विलेय का ग्राम में भार गुणित 1000 बटे मूल भार, विलायक का भार यहाँ पर ग्राम में ले लेंगे। तो स्मॉल m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन NB इंटू WAG। यहाँ पर MB होना था, MB इंटू WA यानी कि विलायक का भार ग्राम में। तो मैंने कहा था ना कि यदि हम यहाँ पर ग्राम में ले रहे हैं तो हमें 1000 से यहाँ पर गुणा करना होगा। यदि हम किलोग्राम में ले रहे हैं तो यहाँ पर 1000 नहीं आएगा, और इसे ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो मोलरता जो होती है ना, मोल प्रति किलोग्राम, यानी कि विलयन में कितने मोल प्रति किलोग्राम में उपस्थित हैं। सांद्रता ग्राम प्रति किलोग्राम बटे अणुभार, ये ऐसा ही बताया गया है कि यह ताप से प्रभावित नहीं होती। ताप से मोललता प्रभावित नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकता है। तो मोलरता की इकाई ग्राम मोल प्रति लीटर होती है। ग्राम मोल प्रति लीटर मोललता की इकाई होती है। इसे आप ऑब्जेक्टिव के आधार पर पढ़ लिए, याद रखिएगा। अगली सांद्रता मापने की इकाई होती है, उसे नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मेलिटी। तो किसी विलयन की नॉर्मलता पदार्थ के, आप इसे डेफिनेशन छोड़िए, अब को मैं बताता हूँ डेफिनेशन। तो किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात नॉर्मलता इज इक्वल टू विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। अब हमें यदि ग्राम तुल्यांक निकालना हो तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ग्राम तुल्यांक यदि हमें निकालना हो तो यदि हम यहाँ पर लेंगे अणु भार बटे n। तो यहाँ पर n क्या होता है, क्षार की अम्लता और अम्ल की क्षारकता। जैसे कि यहाँ पर H2O, यहाँ पर दिया है NaOH, तो यहाँ पर ये एक क्षार है। यदि हमें इसका हमें क्या इसका हमें ग्राम तुल्यांक निकालना हो तो यदि हम इसका कुल भार ले लेंगे, और इसमें OH की संख्या कितनी दी गई है, इसमें OH की संख्या 1 दी गई है, तो हम यहाँ पर नीचे 1 से यहाँ पर भाग लिख देंगे। उसी प्रकार से H2O में हाइड्रोजन 2 ले रहा है। तो यदि बेस है तो हम उसमें देखेंगे कि OH
के कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, और जितने भी यहाँ पर अगर यहाँ पर होता कि यहाँ पर होल ट्वाइस लगा होता तो हम यहाँ पर इसका अणुभार लिखते और उसे हम 2 से भाग करते। उसी प्रकार से यहाँ पर जल, इसका हमें ग्राम तुल्यांक ज्ञात करना है तो हमें जल का अणुभार लिखना होगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिए गए हैं तो हमें नीचे 2 से भाग दे देंगे तो हमें ग्राम तुल्यांक ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे कि विलेय का ग्राम में भार, यहाँ पर ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार की जगह हम यहाँ पर कर देंगे ये, तो विलयन का आयतन गुणित विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्मॉल w यानी कि विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार आप ऐसे निकाल सकते हैं गुणित विलयन का ml में आयतन, यहाँ पर ml आ गया तो ml के लिए गुणित कर देंगे हम 1000 से, अरे यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे। अतः नॉर्मलता होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर विलयन। तो अभिक्रियाओं में सामान्यतः विलयन का आयतन मिलीलीटर में ही लिया जाता है, इसीलिए नॉर्मलता को अनुसार भी परिभाषित किया जा सकता है। नॉर्मलता पदार्थ के मिलीग्राम तुल्यांक की वह संख्या है जो विलयन के 1 मिलीलीटर में उपस्थित होती है, अर्थात नॉर्मलता इज इक्वल टू मिलीग्राम तुल्यांक की प्रति मिलीलीटर में मात्रा, अर्थात मिलीग्राम तुल्यांक इस कैपिटल N इंटू V, इसे हम मिलीलीटर में निकालेंगे। तो इसे आप छोड़िए। तो इस प्रकार से हमने विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की इतनी विधियां हमने पढ़ी। अब नंबर 6 पर हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज या फिर मोलर प्रभाज या फिर मोल भिन्न। तो विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलेय या फिर विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और विलयन में उपस्थित पूर्ण ग्राम अणुओं की संख्या यानी कि विलेय और विलायक के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। यह ताप पर निर्भर नहीं होती है तथा इसकी कोई इकाई भी नहीं होती है। तो यौगिक A तथा B से बने द्विआंगी विलयन के लिए यदि किसी विलयन में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या N तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या कैपिटल N है, तब विलेय का मोलर प्रभाज, यदि विलेय का मोलर प्रभाज को हम XB से प्रदर्शित करेंगे तो XB इज इक्वल टू यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। तो ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। यहाँ पर ये विलेय का लिया, विलेय की मात्रा लेंगे। उसी प्रकार से विलायक का मोल प्रभाज को हम XA से दर्शाते हैं तो कुल विलायक के मोलों की संख्या बटे यहाँ पर कुल विलयन में उपस्थित मोल ग्राम अणुओं की संख्या। तो या फिर इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस स्मॉल n, 1 माइनस इसका जो भी मात्रा निकलेगी हम उसे 1 में से घटा देंगे तो वह विलायक का मोलर प्रभाज निकल आएगा, क्योंकि मोल प्रभाज XA प्लस XB का योग होता है, अर्थात कैपिटल N अपॉन N प्लस N अपॉन N प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू 1। इन दोनों का योग होता है 1, हमेशा यह 1 ही होगा। तो विलयन के दोनों घटकों विलेय व विलायक के मूल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है। तो अब यहाँ पर हम उदाहरण 1 को पढ़ते हैं। तो 10 ग्राम विलेय को 60 ग्राम पानी में घोलकर बनाए गए विलयन में विलेय का भार प्रतिशत क्या होगा। तो हमें यहाँ पर भार प्रतिशत ज्ञात करना है। तो विलयन का भार 60 प्लस
10 ग्राम यहाँ पर विलेय हुए, तो कुल यहाँ पर विलयन का भार आ जाएगा 70 ग्राम। अब हमें विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात करना है, तो विलेय पहले हम क्या लिख देंगे, विलेय का भार गुणित विलयन का भार ग्राम। 60 ग्राम पानी लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर विलयन का भार ले लेंगे, उसे 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 14.2% विलयन का भार प्रतिशत आंसर आ जाएगा। अब उदाहरण सेकंड है, कोई विलयन 2 ग्राम ए को 18 ग्राम जल में विलेय करके बनाया गया है, इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई विलयन 2 ग्राम लिया गया है, ए को 18 ग्राम जल में विलेय कर दिया गया है, तो यहाँ पर कुल विलयन का आयतन होगा 2-18 बराबर 20 ग्राम हो जाएंगे। इसीलिए विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत हम लिख देंगे यहाँ पर विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणित 100, तो और इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10%। तो अब तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं कि 18.25 ग्राम MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को 800 जल में घोलकर विलयन बनाने पर 200 ml विलयन प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हमें गणना करनी है मोलरता और विलयन की नॉर्मलता। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर भार निकाल देंगे। तो मैग्नीशियम का अणु भार होता है 24 धन ऑक्सीजन का होता है 16। हाइड्रोजन यहाँ पर तो ऑक्सीजन का 2 बार गुणा कर दिया, और उसी प्रकार से हाइड्रोजन का 1 होता है और उसे हमने 2 बार गुणा कर दिया, तो और इन सब के योग कुल आ जाएगा 58 ग्राम मोल इनवर्स, इसका आ जाएगा मोलर भार। हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर OH कितने दिए गए हैं 2, तो हम इसमें 2 से हम भाग दे देंगे। मोलों की संख्या ज्ञात नहीं, हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट नहीं, यहाँ पर हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें इसकी मात्रा कितनी ली गई है 18.259 बटे इसका अणुभार जो आया है हम उसे भाग दे देंगे, और इसका जो मोलों की संख्या निकल जाएगी यहाँ पर 0.315 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। अब मोलरता यदि हमें ज्ञात करनी है तो विलेय के मोलों की संख्या, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो विलेय है उसके मोलों की संख्या कितनी निकली है 0.315, और होल विलयन का आयतन कितना दिया गया है 200 ml, और हमें उसे लीटर में लेना होगा विलयन का लीटर का आयतन, तो हम 200 ml में 1000 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर लीटर हो जाएगा। और इसे हम सॉल्व कर दिए, यहाँ पर गुणित में यहाँ पर ऊपर आ जाएगा गुणित 1000, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा 1.57 मोल या मोल प्रति लीटर इनवर्स। अब हमें नॉर्मलता की गणना करनी है, तो यहाँ पर मोलरता की गणना हो गई है 1.57 मोल प्रति लीटर। अब नॉर्मलता में हम लेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार। हमें नॉर्मलता में तुल्यांकी भार निकालना है, तो हम जो इसका अणु भार निकला था ना 58, उसे हम यहाँ पर OH 2 है ना, तो हम यहाँ पर OH की संख्या से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 2 है तो हमने 2 दिया, तो यहाँ पर 29 निकल गया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम तुल्यांक, तो ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार, ग्राम में भार कितना था 18.25 बटे तुल्यांकी भार हमने कितना निकाल लिया 29, और इसे सॉल्व कर देंगे तो 0.629 ग्राम तुल्यांक निकल आएगा इसका मान। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलता ग्राम तुल्यांक यहाँ पर इसकी निकल आए, तो विलेय का ग्राम तुल्यांक लीटर में विलयन का आयतन, तो ग्राम तुल्यांक कितना निकला है 0.629, तो 0.629 ग्राम तुल्यांक बटे 200 ml था, तो हमने उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से उसमें भाग दे दिया। तो इसे हम सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.146 नॉर्मल या फिर ग्राम तुल्यांक लीटर